नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 को लेकर दो बातों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कि कल यानी कि 14 अक्टूबर को इलाहाबाद प्रयागराज में जो धरना होने वाला है, इससे इंटरव्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात हम करने वाले हैं कि जिनका रिजल्ट हो गया है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात जो है धरने वाला, ये एक तो नई बात नहीं है। और इसको समझने के लिए हम एक आध उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यूपीएचएससी 50 का जब रिज़ल्ट आया था तो उस समय भी ये धरने चले थे लगभग 2 महीने के आसपास, करीबन 1 महीना 25 दिन इसके आसपास चले थे। और आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभावशाली रहा कि अब तक उसके बारे में आप सभी ठीक से जानते नहीं हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं जो लोग धरना देने वाले हैं उनको मैं मना कर रहा हूँ कि आप धरना मत दीजिए। लेकिन थोड़ा-सा बातों को समझिएगा कि आपको करना क्या है कि जब आप धरना देने जाएँ, तो आप खुद अगुवाई करें, यानी कि जहाँ पर जो बातें हो रही हैं उसको ध्यान से सुनें। आप सभी कम से कम नेट क्वालिफाइड हैं, तो मेरा मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना अगुवाई करे जिसका शिक्षा से कोई इस तरह का संबंध नहीं है, या जो दूसरे उद्देश्य से आए हैं। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों से पैसे लिए गए थे ठीक-ठाक। और आप जानते हैं कि यदि एक सामान्य पैसा भी अगर हम 500,000 लोगों से कलेक्ट करते हैं तो ये एक बड़ी धनराशि हो जाती है। और जैसे ये धन इकट्ठे हुए थे उसके तुरंत बाद ये धरना समाप्त हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उसका कारण आप ज़रूर जानें कि ये कंट्रीब्यूशन आप क्यों दे रहे हैं। यदि बात उठाने के लिए वो कलेक्शन है तो देखिए, बात आप खुद उठाइए जहाँ-जहाँ आपको जाना है। कोर्ट कचहरी की जो बात है वहाँ पर भी आप जो भी पड़ताल है वो करके फिर आप कंट्रीब्यूशन करें। यानी कि ऐसा माना जाता है, जो ये धरना है, कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों स्थिति में एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम नहीं रखना चाहूँगा, जो कह सकते हैं कि इसके तुरंत बाद वो लोग नहीं दिखते हैं। तो मेरा मानना है कि आप प्रयास पूरा करिए अगर धरने के प्रति करना है तो, लेकिन स्वयं उपस्थित होकर के और अपने शब्दों का प्रयोग करके, ना कि किसी और के शब्द हों। इसमें जो एक पॉइंट है, क्या सारे कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में रिजल्ट उतने ही कैंडिडेट का आएगा जितनी की सीट है। तो आप चीज़ों को जांच पड़ताल करिए। और आयोग ने जो 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर का जो वक्त दिया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका आंसर की चेंज होने से रिजल्ट नहीं आया था, आयोग इस मंशा में है कि उनको अनुमति देकर इस इंटरव्यू को पूरा कराया जा सके। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जितना आयोग कर सकता है वो आयोग करके और किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू को कंप्लीट कराएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से थोड़ा-सा अगर होने वाला है तो प्रयास करें, अदरवाइज़ आप अपनी ऊर्जा और समय दूसरी जगह तुरंत लगाना शुरू कर दें। एक जो इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह जो धरना है ये मुख्यतः पीजीटी और टीजीटी के लिए है, बल्कि वो जायज़ भी है, बहुत जायज़ है। बहुत जायज़ मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि उनका सिर्फ शोषण नहीं हुआ है, बल्कि कहते हैं एक शब्द इस्तेमाल होता है कि खून चूस लेना, वो कंडीशन रही है कि 4-4 एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। और अचानक बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं नहीं बल्कि आप भी व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे, जो यूपी पीसीएस को छोड़ करके और पीजीटी टीजीटी की तैयारी में लगे थे। 20-25 दिन पहले उनसे कहा गया कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि वो दोनों में से किसी को भी फाइनल डिसीजन नहीं दे पाए, और कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति दोनों में नहीं रही। तो उसके लिए धरना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके मुझे लगता है कि आयोग कोई निश्चित डेट नहीं देगा। और इस पर कुछ प्रक्रियाएं भी बढ़ चुकी हैं। अभी हम लास्ट में इस पे बात करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब हम आते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनका रिजल्ट हो गया है।
आपके लिए जो सबसे पहली लाइन है वो ये है कि आप अपने शब्दकोश से कम ये ज़रूर निकाल दीजिए कि इस ऊपापोह में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसमें सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं। ये बात गलत है। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट का रिजल्ट आया है उनमें से कुछ बच्चे स्ट्रेस में हैं और उस स्ट्रेस में आप भी हैं जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे मैं पर्सनली भी जानता हूं और जो लोग जुड़े भी हैं या और भी कई तरीके से जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, वो इस इंटरव्यू को एक तरह से पूर्ण समर्पण कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से हमें ये रिजल्ट में इसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है और ये मौका बार बार नहीं मिलता है और ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। फुल एफर्ट इस पे लगा दिए हैं। कुछ मैं डेटा देता हूं जिससे शायद आपका जो है थोड़ा सा शब्दकोश में परिवर्तन आए। देखिए, जो मेरे संपर्क में या मेरे पास जिन्होंने कॉल किया है उसमें सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो हाईएस्ट मार्क्स किसी का आया है वो 89 क्वेश्चन है आउट ऑफ 100। आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति भी पूरे मन से लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से रिजल्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस पायदान पे हैं और अभी आप कितना नुकसान कर रहे हैं खुद का। दूसरा डेटा आप ये समझ सकते हैं कि 80 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं ये 22 अभी मेरे पास हैं, मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 22 यानी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये वैसे कैंडिडेट हैं जिसमें ज़्यादातर का लगभग कंफर्म हो गया लेकिन फिर भी फुल एफर्ट में हैं। मैं इससे अच्छे से वाकिफ़ हूँ, इस आयोग से भी और इस परीक्षाएं से भी। ये देखिए, लेट लतीफ़ बहुत होता है इस एग्ज़ाम में और उस रिज़ल्ट देने में इतना आलस्य करते हैं, तो आपको लग रहा है कि किसी तरह जो है रिवाइज्ड रिज़ल्ट या फिर एग्ज़ाम कराना, वो तो भूल जाइए, उस तो शब्द ही मत रखिए कि ये रिवाइज्ड कोई एग्ज़ाम कराने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या प्रक्रिया बढ़ चुकी हैं, इससे शायद आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा लगे। जैसे कि 8 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि लगभग 36 घंटे में कुछ सूचना मिल सकती है। जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो लखनऊ से प्रयागराज गए थे, मीटिंग रखा गया था और मीटिंग कुछ कारणों से काफ़ी लेट शुरू हुआ, लगभग 4:30 के आसपास इवनिंग में। मीटिंग के दौरान कुछ तकनीकी कारण निकले, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि प्रश्न उठे जिसका जवाब या जिसका निर्णय वो लेने में सक्षम नहीं थे। आप जानते हैं कि अभी वो वही निर्णय लेंगे जो सरकार उनको अनुमति देगी। उसके बाद 1-2 दिन छुट्टियां और फिर वो अभी लखनऊ आए हैं। 13-14 में यानी आज और कल में इस पर फिर कुछ बातचीत होना है और इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि इंटरव्यू होगा और दिवाली से पहले इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आयोग रेडी करके रखेगा। आपको बताए या ना बताए, वेबसाइट पे अपलोड करे या ना करे, लेकिन अपनी पूरी तैयारी को वो इधर तैयार होकर के रखेंगे। हाँ, पीजीटी टीजीटी की डेट इधर आ सकती है, लेकिन दोनों के संबंध में जो आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं अपने उसी पहले वाले डेट को ही मैं प्राथमिकता अभी भी दे रहा हूँ कि दिवाली की छुट्टियां जैसे समाप्त होगी, ये लास्ट हैं, हो सकता है पहले भी आपको सूचना मिल जाए, लेकिन दिवाली की छुट्टियां जैसे ख़त्म होंगी उसके तुरंत बाद आपको जो है इंटरव्यू डेट मिल जाएगा, किस डेट पर क्या है, किस फेज में किसका है, किस डेट पर किस सब्जेक्ट का है। अब आधे अधूरे इंफॉर्मेशन नहीं आएंगे और पूरे आएंगे। इसमें जो गलत बात होगी या जो आपके लिए नुकसानदायक होगी वो ये है कि सिर्फ 10 दिन पहले वो मौका मिलेगा कि आपको 10 दिन में आपको इंटरव्यू है, इस डेट पे आपको आना है। इसमें एक ह्यूमन नेचर काम करता है, जैसे कि प्रत्येक सब्जेक्ट का व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल भी ये तुरंत गेस करता है कि मेरा आखिरी में होगा, जबकि ये तय है कि लगभग 200 से 400 बच्चे का पहले दिन होगा। तो आखिर वो 200-400 कौन होंगे? आप ही में से कोई और होगा और किसी न किसी का तो फर्स्ट डे पे होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे समझिए कि सरकार ने कहा है कि ये इंटरव्यू होगा
आयोग ने कहा है कि ये इंटरव्यू होगा। सरकार की तरफ से जो 3 व्यक्तियों का जो टीम बना था इस एग्ज़ाम को पूरी सुचारू तरीके से कंप्लीट कराने, उनकी निगरानी में ओएमआर चेक होने, उनकी निगरानी में जो इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होगी वो तय करने, उन तीनों व्यक्तियों का कहना है कि इंटरव्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। आप देखो, अभी जैसे दिवाली ख़त्म होगी, इंटरव्यू डेट आएगा, 10 दिन बाद इंटरव्यू होगा और उसके अगले दिन से रिजल्ट आने लगेंगे। करीबन 24 घंटे, 48 घंटे, किसी किसी का 12 घंटे में आ जाएगा। और रिजल्ट आएगा तो एक बात कंफर्म है, जिसे मुझे कोई तर्क नहीं देना है, कि 3 में से 2 व्यक्ति फेल होंगे, 1 व्यक्ति पास होगा। और ये जो 2 व्यक्ति फेल होंगे, इनमें से अधिकतम ये बात कहेंगे कि इस ऊपापोह में कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, हम तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन जिस व्यक्ति का रिजल्ट हुआ है वो क्या कहेगा, आप ये शब्द अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि और एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि मैंने मतलब लास्ट एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि करीब करीब 6 प्रश्न कटअप से ज़्यादा वाले को भी मैंने फेल होते देखा है कुछ विषयों में, और कटअप पे रहने वाले व्यक्ति को भी पास होते मैंने देखा है। यानी कि जो इंटरव्यू फैक्टर है ये आसान नहीं है और इतना ईजिली आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत कुछ ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप इसको मतलब कह सकते हैं कि पूरे मन से आप करिए कि किसी तरह का जो है कोई हिचकिचाहट ना रहे। जो लोग बहुत अच्छे नंबर पे हैं, मान लीजिए कि उनके अकॉर्डिंग लग रहा है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी अपनी मेहनत ना कम करें, क्योंकि हो सकता है कि ये वो बेहतरीन मौका है जिस बार आप टॉप कर सकें। आप समझ सकते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप करना, ये जीवन का एक ऐसा यादगार पल होता है जो आप कितने हज़ारों लोगों को आप बताएंगे, आप तो खुद कभी इसे नहीं भूलेंगे। तो नेगेटिविटी देखिए, देश जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि हम एक ऐसे राज्य में हैं जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बेरोजगारी है, इतने डायमेंशन है, इतने लोग हैं। ऐसे में 2-4 बातें एक साथ चलना, 2-4 विचारधाराएं एक साथ चलना, एक ही पक्ष को सही गलत बताना, ये सबका अधिकार भी है और चलते रहना है। आपको खुद को समेट के रखना है। और अब पीसीएस की परीक्षा भी समाप्त हो गई है, तो आप इस पे फुल एफर्ट लगा के रखिए। आप खुद थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए कि सभी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होंगे, और कुछ व्यक्ति जैसे जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनमें से कुछ व्यक्ति या 1-2 लोग ऐसे कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा। इस बिहाफ पे आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन छोड़ दें, या अचानक देखो, ये तैयारी छोड़ने का छोटा मतलब नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, तो सीधे सीधे आप इस पोस्ट को छोड़ रहे हैं किसी और के लिए, क्योंकि इसमें भी एक लंबी प्रक्रिया है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इंटरव्यू हुए हैं, 2-3 अजीब से पॉइंट हुए हैं कि अगर उस तरह की चीज़ें इस आयोग ने भी अप्लाई किया तो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि बहुत सरप्राइज वाला सिचुएशन आपको मिलेगा उस इन्वायरमेंट में जब इंटरव्यू चलते हैं। तो इस पर हम कुछ बात करेंगे बाद में। लेकिन सकारात्मक, कम से कम आप खुद को समझाइए, क्योंकि देखिए एक स्कैनिंग पावर होती है ब्रेन में, सेरिब्रम, सेरिबेलम, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि आप जिस तरह से पॉजिटिवनेस मैसेज देंगे ब्रेन को, उस तरह से ये चीज़ों को स्कैन करता है, आपकी तैयार करने, सोचने, समझने, रटने, क्रम बनाने, उन सभी में हेल्प करता है। तो जब ये तय है कि इंटरव्यू होगा, तो आप ऐसे डेटा, ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे शब्दावली को खुद क्यों जोड़ते हैं कि नहीं होगा। इससे आपके नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच आप सभी का।